जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, सिंपल प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 7, 8, 10 और 18। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया वो मोसले के द्वारा बनाया गया, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। जितने भी खड़ी लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, सभी के सभी वर्ग कहलाता है, और जितने भी क्षैतिज रेखा है सभी को आवर्त कहा जाता है। तो वर्ग की संख्या टोटल कितना है? तो वर्ग संख्या 18 है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त की संख्या टोटल कितना है? तो 7 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, हमारा जो दांत होता है वो खाना खाने के बाद वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और टूथपेस्ट होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षार मिलता है तो ये उदासीन कर देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टूथपेस्ट है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में और लखनऊ में है। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1955 और 15 मार्च 1952। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, जो कि 2015 में उसका स्थापना हुआ। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु की क्षारीयता क्या होता है? तो घटता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितना तत्व है? तो टोटल 118 तत्व है। अगर बात की जाए कि इसमें कितना नेचुरल एलिमेंट्स है, तो 94 इसमें नेचुरल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है, राजस्थान में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये गोवा में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गोवा, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो बस प्रतिबिंब में जो कि उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब उत्तल लेंस में हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है जो कि उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बोवेंस कैप्सूल मानव के किस अंग में पाई जाती है? किडनी में, बड़ी आंत में, मस्तिष्क में और फेफड़ा में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? वोमेंस कैप्सूल्स मानव के किस अंग में पाई जाती है? तो ये किडनी में पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और उत्तराखंड में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर जिला में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न आपके सामने कि मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी, बेतवा नदी, कावेरी नदी और सिंधु नदी। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी है जो कि मालवा के पठार से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कानपुर, आगरा और प्रयागराज। बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आगरा में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे आगरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6, 3, 4 और 5 वर्ष। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नोंगक्रेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में और डी है सिक्किम में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नोंगक्रेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है उनका। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मीथेन के दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? 4, 6, 3 और 2। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मीथेन के दहन करने पर कितने अणु जल कर निकलेंगे? तो 2 निकलेंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत गेट का सदस्य कब बना? गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। 1947 में, 50 में, 48 में और 55 में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत गेट का सदस्य कब बना? तो 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका का प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 18वां प्रश्न आपके सामने कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 9, 7.5, 8 और 10.5। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान होता है 10.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 91 में, 92 में और 94 में। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 8वां, 10वां, 11वां और 9वां। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 11वां। जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 ईस्वी में, तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, तो उसकी संख्या 10 था। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 11वां जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में, 61 में और 65 में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 21 में, 22 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 30 में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने और रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों वेदों में कौन सा वेद है जो कि विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? तो जितने भी यज्ञ होते हैं वो सभी यजुर्वेद के माध्यम से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये गद और पद दोनों में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि उपकला ऊतक किस में पाई जाती है? किडनी में, फेफड़ा में, हृदय में और त्वचा में। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उपकला ऊतक किस में पाई जाती है? तो ये त्वचा में पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं त्वचा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत मोटर कौन सा नियम पर काम करता है? विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और ये किस नियम पर कार्य करता है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? तो जो बाएं हाथ रहता है उसके 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों उंगली एक दूसरे पर लंबवत हो। अगर तीनों उंगली एक दूसरे पर लंबवत होगा तो उसमें जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को प्रदर्शित करेगा। जो उसका मध्यमा फिंगर है वो विद्युत धारा का दिशा को प्रदर्शित करेगा और जो अंगूठा है वो चालक की गति का दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न आपके सामने कि खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? तो जो हिरण होता है ये उत्पादक पर आश्रित रहता है। जो भी जीव जंतु उत्पादक पर आश्रित रहेगा उसको प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत लाते हैं। पेड़ पौधा, फल फूल इसी पर डिपेंड रहता है, भोजन की प्राप्ति यहीं से करता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर हिरण है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। और जो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहता है यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाता है उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम उत्पादक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका संरचना देख लेते हैं। ये हो गया कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितना है? तो 2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है और सबसे अधिक ऋचा होता है वो ऋग्वेद में होता है। 10,580 ऋचाएँ होती है वो ऋग्वेद में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने, रामकृष्ण परमहंस ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पाक
जल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है? किस देश से अलग करता है पाक जल डमरू? आपको बताना है। पाकिस्तान से, श्रीलंका से, रूस से और नेपाल से। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं श्रीलंका, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? कानून मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न आपके सामने कि अवतल दर्पण में एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब अवतल दर्पण में वस्तु को अगर एफ पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपको बताना है। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम एफ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है जो कि अनंत पर बनेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो एफ पर बनेगा। जब वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टोटल अनुसूचियाँ कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ है। इसमें से बताना है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है वो किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर, तार का व्यास पर, तार का घनत्व पर और तार का पदार्थ पर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्तचाप को किससे मापते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रक्तचाप को किससे मापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि सतलुज नदी और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन का जो लेवल रख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक क्वेश्चन का लेवल है जो कि इजी टू मॉडरेट रहेगा। उसके बाद से थोड़ा उस क्वेश्चन का मॉडरेट टू हार्ड करेंगे 15 नंबर प्रैक्टिस के बाद से, तभी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।